आज का जो है रिव्यू या रिएक्शन वीडियो है बेसिकली वही है जो मुफ्ती यासिर नदीबुल वाजदी की जो पहले वाली एक वीडियो थी। लॉजिक लॉजिक 101 की क्लास उन्होंने दी थी अपनी, तो उसके ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था। तो अभी उन्होंने फिर से लास्ट येस्टरडे आई थिंक एक और उनका सेशन हुआ, तो उसके अंदर उन्होंने फिर कंटिन्यू किया वो लॉजिक 101, और इस दफ़ा उन्होंने स्टेप रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को शेयर किया सब लोगों के साथ। तो मैंने सुना उसका, तो मैंने बोला चलो मे बी थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो डेफिनेटली लेट्स सी इन द टाइम बीइंग। अभी क्या कहते हैं, मैंने होपफुली आज का सेशन कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ आज का सेशन। सही है ना? तो ठीक है। लेट मी सी। रेन हार्ड आए हैं, स्ट्रीम यार्ड लिंक जी, मैं स्ट्रीम यार्ड लिंक भी डाल दूंगा। जस्ट लेट मी सेट अप समथिंग। राइन हार्ड ने पूछा है स्ट्रीम यार्ड लिंक का। ओके, आई विल पुट इट आउट। लेकिन लेट्स जस्ट शेयर मुफ्ती यासिर साहब की स्क्रीन। ये है ऑडियो शेयर। ठीक है, ठीक है, ये उनकी वीडियो है। ओके, तो ये वीडियो शेयर करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे अच्छे दोस्त A वन अवान मुफ्ती साहब मेक सेंस इन दैट बट यू डोंट, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई नोबडी वॉचेस यू एक्सेप्ट सम हिंदूज एंड कम्युनिस्ट। ओके, दैट्स ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम, अच्छी बात है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सो एनीवे, तो मुफ्ती साहब की जो वीडियो है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करेंगे, जो सेशन नंबर 2 और 3, रूल नंबर 2 और 3 उन्होंने शेयर किया था। एज यू नो, अगर जिनको नहीं पता, लास्ट टाइम जब उन्होंने ये वीडियो की थी तो उन्होंने लेसन रूल नंबर 1 और 2 शेयर किया था। वी विल शो दैट ऑन द स्क्रीन। और फिर इस दफ़ा उन्होंने रूल 3 और 4 शेयर किया। अच्छा, आई वांटेड टू गो, इस दफ़ा मैं जाना चाहता था उनके सेशन पे, और मैं गया था उनके चैनल पे जब लाइव हो रहा था, लेकिन उन्होंने स्ट्रीम यार्ड लिंक नहीं लगाया हुआ था। लेकिन उसके बजाय उन्होंने अपना यूट्यूब व्हाट्सएप का चैनल डाला था, बोला था कि व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करो उनके चैनल पे जाके, और फिर उन जो भी उनके चैनल पे सब्सक्राइब करेगा वो तो लिंक उधर पड़ा होगा, तो अगर ज्वाइन करना है तो उसी लिंक से ज्वाइन हो सकते हो, वरना नहीं ज्वाइन हो सकते। तो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज, ये इस तरह की चीज़ क्यों है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो कहते नहीं, लाइक क्वेश्चन मैंने किया चैट में, तो उन्होंने बोला नहीं, ये इसी तरह सिर्फ लिंक मिल सकता है और दूसरी तरह नहीं। तो मेरा उसके साथ सिर्फ ऑब्जेक्शन ये था कि व्हाट्सएप जो है उस पे फ़ोन नंबर एक्सपोज होता है। तो मैंने वो लिखा, तो उन्होंने बोला नहीं, इस पे फ़ोन नंबर कोई एक्सपोज नहीं होता, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका क्या नंबर है एंड ऑल दैट। श्योर, हो सकता है इस तरह का चक्कर है कि फ़ोन नंबर डायरेक्टली शो ना हो, लेकिन मुझे सिर्फ व्हाट्सएप के साथ इशू ये है कि मेरा रेगुलर फ़ोन जो है, जो मैं घर के लिए यूज करता हूँ फैमिली के लिए, दैट नंबर इज एसोसिएटेड विद माय व्हाट्सएप, वो कनेक्टेड है उस फोन नंबर के साथ। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दैट। अगर आप तो उसमें एनोनिमिटी नहीं रहती, उसमें डायरेक्ट हो जाता है कि भाई इस फोन नंबर के साथ ये वाला अकाउंट अटैच है इस फोन। और सेकेंड ऑफ ऑल, आपकी साइड से तो ओके, मे बी मुफ्ती यासिर की साइड से तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है कि मुफ्ती यासिर कुछ इस तरह करेंगे, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं आपके ग्रुप में, आपकी टीम में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है इन चीज़ों के बारे में। उन्होंने जिस वक्त भी मौका मिला है, जिस तरह भी उन्होंने डॉक्स करने की कोशिश की है लोगों को, और किया भी है कई लोगों को डॉक्स। तो आई मीन, एक गलती से अगर एक दो दफ़ा हो जाता तो लेकिन आपके टीम में जो मेंबर्स हैं वो जानबूझ के बार बार लोगों के इंफॉर्मेशन डॉक्स करते हैं, तो आपकी टीम के ऊपर भरोसा नहीं है। आपके ऊपर हो सकता है ओके, आप पर्सनली ना करो, आपने एक दफ़ा कंडेम भी किया था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आपकी टीम में कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें बार बार करते हैं और फिर बोलते भी हैं फखर से कि हमने किया है। तो दैट्स वाई ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए दैट्स नॉट, मेरी नज़र में इट्स नॉट अ गुड वे टू डू इट, यू नो। लेकिन
चलें, ये वो आपका चैनल है व्हाट्सएप का, तो आप उसको सब्सक्राइब करवाना चाह रहे हैं लोगों को, दैट्स फाइन, आई टोटली अंडरस्टैंड इट। बट टू मी, अगर आपने ओपन सेशन रखा हुआ है इस तरह और लोगों को ओपनली इनवाइट किया हुआ है, तो स्ट्रीम यार्ड के लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अनोनमस होता है उसमें, डायरेक्टली बस यूट्यूब के जरिए कनेक्टेड होता है, उसके साथ फ़ोन नंबर आपका अटैच नहीं होता। और यूट्यूब में सिर्फ ईमेल के जरिए आप अटैच होते हैं उन चीज़ों के साथ। लेकिन बट एनीवे, दैट्स अप टू यू, जो भी आपका यू नो डिसीजन है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। चलें, ठीक है, मैं लिंक भी डालता हूँ जस्ट इन केस अगर किसी ने आना हो। कॉपी लिंक, ओके, लिंक भी डाल दिया मैंने इन द चैट। अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉप इसके ऊपर डिस्कशन होगा तो कर लेंगे। कमलेश कह रहे हैं वेलकम भाई, yesterday poor network not joined in stream, sorry, no problem। आप लिसनर पे भी सुन लिया करो, even if you don't have to join, that's not a problem। uh, that's sometime network का issue होता है and all that stuff, I understand। ओके, 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 सॉरी, डिस्ट्रैक्टेड हो गया मैं मैसेजेस के साथ। तो चलें, एक सेकंड इनकी बात सुनते हैं, मुफ्ती साहब ने क्या बोला। पिन मैसेज करके, तो पहली बात तो आज ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये आपके सामने स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ गया है। मैंने 2 हफ्ते पहले जब इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की थी, तो 2 हफ्ते पहले, आई गेस 1 हफ्ते नहीं पहले। अच्छा, तो ये जस्ट फॉर ए रिव्यू, जो लास्ट टाइम जिन्होंने नहीं देखी थी स्ट्रीम, तो लॉ इन्होंने बोला था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोग जो मेरे आते हैं चैनल पे, उनको लॉजिक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लॉजिक से बात नहीं करते वो, और ये है वो है। तो उन्होंने बोला था मैं लॉजिक सिखाऊंगा, तो उन्होंने लास्ट टाइम लॉजिक 101 की क्लास दी थी, और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के ऊपर बात की थी। फिर उसके ऊपर मैंने एक छोटा रिव्यू वीडियो भी बनाई थी कि भाई जैसे किसी ने बोला कि लॉजिक 101 मैं सिखाऊंगा, तो मेरे जहन में आया, अच्छा चलो अच्छी बात है, लॉजिक के रूल्स सिखाएंगे, लॉजिक का स्ट्रक्चर सिखाएंगे, किसी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट ट्रू कैसे होती है, प्रॉपर कैसी होती है, साउंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है, वो चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि वो लॉजिक का सिस्टम होता है। तो अच्छा, मैं भी एक्साइटेड रहा, अच्छी बात है कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी है। लेकिन उन्होंने जो पहले दो रूल्स दिखाए, तो पहला रूल क्या दिखाया, नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, नो एविडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एविडेंस। और फिर दूसरा रूल, पॉसिबल एग्जिस्टेंस इज सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक। ये दोनों रूल मैंने किसी भी लॉजिक की किसी क्लास में कहीं नहीं सुने। आई मीन ऑफ कोर्स ये पार्ट ऑफ रीजनिंग है और ऑल दैट, बट एक आप लॉजिक की जब क्लास सिखाते हो तो ये आप इस तरह शुरू करते हो। तो इस पे मैंने रिव्यू दिया था कि भाई ये क्या चक्कर है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को किस लाइन से शुरू किया है, कि जिस चीज की सबूत नहीं है उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब आप प्राइम अपने स्टूडेंट को उसी तरह कर रहे हो कि लॉजिक भी उसी तरह सिखा रहे हो कि जितनी बोंगी हो उसको तुम मान लो, कोई बात नहीं, गायब की चीजों को मानने में कोई मसला नहीं है। तो उनको बेसिकली तसल्ली दे रहे हो कि भाई तुम्हारा जो उल्टा लॉजिक है वो फिर भी ठीक है, जैसे भी तुम अपने लॉजिक को इस्तेमाल करो। तो ये, और फिर दूसरा वाला तो मैंने पहले भी कहा था कि ये तो मेक सेंस भी नहीं करता। अ पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट। सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस का क्या मतलब होता है, और ऑथेंटिक किसे कहोगे? ऑथेंटिक आपकी नजर में ऑथेंटिक है किसी, आई मीन क्या ऑथेंटिक यूनिवर्सल चीज है आपकी? बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी इल्हामी किताब, और किसी भी इल्हामी किताब नहीं, अपनी इल्हामी किताब में अगर किसी चीज के बारे में बताया गया है, या जो जो लिखी हुई है स्टोरी आपके बुक में, क्योंकि वो आपकी बुक में लिखी हुई है और क्योंकि आप उस बुक को मानते हो, इसलिए वो एविडेंस इनफ है ये साबित करने के लिए कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आपकी अगर अपनी जाती बुक में लिखा हुआ है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, वो हदीस में कुरान में भी नहीं, मतलब कुरान में तो इशारा है, लेकिन हदीस में उसका है कि भाई कुरान के चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, तो ये इनफ है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है।
टेक्सचुअल एविडेंस, तो उसके बेस पे आप ये बिलीव कर लोगे कि चांद के 2 टुकड़े हुए। ये रूल ऑफ लॉजिक मैंने कहीं रूल्स ऑफ लॉजिक में कहीं नहीं देखे, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मुफ्ती साहब दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड रूल ऑफ लॉजिक। चलें ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने अगले 2 रूल पेश किए हैं, तो वो कितना मैच करते हैं रियलिटी के साथ और लॉजिक की क्लास के साथ कितना मैच करते हैं। तो बाज लोगों ने हस्बे आदत उनको मटेरियल मिला और उन्होंने रिबटल भी दिया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई रिबटल देना था तो कोई अच्छा सा देते। तो खैर, अब ये मुझे नहीं पता, ये मेरी रिबटल की बात करें या किसी और ने वीडियो बनाई होगी, मुझे नहीं पता। हो सकता है उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हो सकता है किसी और ने बनाई और वीडियो, या मेरी वीडियो देख के उन्होंने बोला हो कि अच्छा रिबटल नहीं दिया। चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम, उनका हक है ये बोलने का कि भाई गलत या अच्छा रिबटल नहीं था, नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम रिबटल तो आए ना, आपकी साइड तो बस इस तरह की बातें कर देती है और फिर उसको कोई अपोज भी नहीं करता। हाँ, जी जी माशाल्लाह, हजूर ने सही कहा, हजरत ने सही कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस कर रहे होते हैं। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं अच्छा रिबटल नहीं आया, होपफुली, पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे बारे में बात करें मेरी वीडियो की या किसी और की बात करें, मैंने तो कोई और नहीं देखी उनकी लॉजिक 101 पे किसी ने रिबटल दिया हो तो। अब उनके रिबटल का क्या करना, लेकिन ये मैंने जो शुरू के 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक्चुअली उनके रिबटल का कुछ करना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि भाई बिल्कुल फजूल दिया, तो आप बता सकते हो भाई उनके रिबटल में कौन सा पॉइंट गलत था। दैट वुड बी हेल्पफुल, कि इस तरह डिस्कोर्स होता है कि भाई आप बोलोगे भाई मैंने रिबटल देखा और मुझे उनके रिबटल में ये प्रॉब्लम नजर आई, तो चलो ठीक है, उससे फिर दूसरा बंदा भी फीडबैक उसको मिलती है कि भाई क्या मैंने गलती की है, तो फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हो कि हाँ अच्छा चलो मेरी रिबटल में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन बोल दिया उनकी रिबटल का क्या करना और फिर आगे बढ़ गए, तो आई मीन दैट्स नॉट, जैसे आपने रिबटल दिया है ये 3rd राउंड, तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अगर आप भी बता देते थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या गलती थी रिबटल में, तो वो भी अच्छा रहता, बट एनीवे। ये मैंने ऑलरेडी बयान कर दिए हैं, इसलिए उनके ऊपर दोबारा गुफ्तगू करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला जो उसूल है वो है कि नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, कि अगर आपके पास कोई दलील नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दलील मौजूद ही नहीं है। और दूसरा जो उसूल है वो ये कि ए पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट, कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसका मौजूद होना मुमकिन है, पॉसिबल है, और उसको किसी ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस से उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कोई ऑथेंटिक काबिल एतमाद दलील, दलील नकली उसको सपोर्ट भी कर रही है, तो फिर उस मुमकिन चीज का मौजूद होना जरूरी है। ये मैं मिसालों से समझा चुका हूं। आपको जो है मसलन वो मिसाल याद होगी, मैंने कहा था कि एक शख्स है कि जिसने कभी जिंदगी में ट्रेन का नाम नहीं सुना, उसने सिर्फ यही देखा है कि भाई गधा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, जानवर जो है वो किसी न किसी गाड़ी को खींचता है, लोग उस पर सवार होते हैं या अपना लोड लेकर जाते हैं। This is how much money YouTube has been paying me for a brand new YouTube channel that only has. लेकिन उसको कोई बताए कि नहीं जी, घोड़े गधे घोड़ों की अब कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंजन जो है वो लोगों को लेकर चलता है। तो ये एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट है, यानी उसका इसका मौजूद होना मुमकिन है। अब अगर कोई आदमी जो ऑथेंटिक है, यानी जिसकी खबर के ऊपर एतमाद किया जाना चाहिए, वो ये बात की खबर दे रहा हो, तो चाहे उस शख्स के लिए कि जो स्टोन एज का बंदा है, ये चीज कितनी ही उस पर यकीन करना मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं होगा कि वो इस पर यकीन करे। ये अब ये मजे की बात है कि हाँ स्टोन एज का बंदा हो, ठीक है, ओके, स्टोन एज का बंदे को आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो, क्योंकि भाई वो उस जमाने के लिहाज से उसको कुछ समझ नहीं है, और उधर जमाने में सुपरस्टिशन और इस तरह भूत चिड़ियों की कहानियां कॉमन होती थी और लोग बिलीव करते थे, और उनका पूरा सिस्टम ही इन्हीं चीजों से चलता था, सुपरस्टिशन और वहम और ख्याली बातों से, और ये, तो आप स्टोन एज के जमाने के बंदे को आप कह सकते हो कि हाँ भाई उनका। लेकिन आप ये जो लॉजिक आप जो है ना 2023 में आप सिखा रहे हो लोगों को, ओके, और उसमें आपने क्या बोल रहे हो कि ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस, मसला क्या है कि ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस का क्या मेयार है, वो आपने अपना ही सेट किया हुआ है अपने लिहाज से, जिसमें आपकी अपनी किताब ऑथेंटिक है और टेक्सचुअल है, ये जबकि उस ऑथेंटिक टेक्सचुअल के ऊपर भी बिलीव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको नहीं लगते क्वेश्चन, सारी बात है, आप मोमिन हो, आपने सिर्फ अपने मजहब का वो पॉजिटिव पढ़ा हुआ है,
लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, लोगों ने बहुत से सवाल उठाए हुए हैं, और हिस्ट्री भी बताती है कि इस तरह की किताबें थी हिस्ट्री में, मजहबी किताबें जो घड़ी गई हैं और लिखी गई हैं। अच्छा, उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, लेकिन ये कि वो एक ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस होने के बेस के ऊपर, जिसको आप ऑथेंटिक मानते हो, उसकी वजह से वो पॉसिबल एग्जिस्टेंट रियल हो जाती है लॉजिक, ये वाला रूल आप कहाँ से लेके आए हो? मुझे तो कहीं नहीं मिला ये वाला रूल। ये रूल नंबर 2 मैं सर्च भी किया तो ये वाला रूल तो मुझे कहीं नहीं मिला। आप चलें थोड़ा सा और। मैंने 2 उसूल हैं, तफसील से मैंने बयान कर दिए। मैं इंशाल्लाह इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, ताकि अगर आप और आपका वो जो ट्रेन वाला एग्जाम्पल इस पे फिट भी नहीं होता, ये ज्यादा मजहबी एग्जाम्पल आप पे फिट होता है, ठीक है? क्योंकि अगर स्टोन एज के बंदे को कौन से टेक्सचुअल एविडेंस आप दोगे जिसके ऊपर वो कन्विंस हो जाएगा, ठीक है? ट्रेन का आपका इसके साथ सिर्फ एग्जाम्पल वही फिट होता है, मजहबी एग्जाम्पल। और मूसा ने ये कर दिया और मेरी किताब में लिखा है चांद के 2 टुकड़े हो गए तो ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है। सिर्फ मजहबी एग्जाम्पल आपके इस नंबर 2 पे फिट होते हैं। उसके अलावा कोई कोई ये नहीं कहता मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर कि देखो ये जो बुक है ना, ये बुक बिल्कुल बस क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ है और हम लोग इस बुक को मानते हैं, फिजिक्स क्लास 102, क्योंकि इस बुक में ना, इसलिए अगर इसमें जो लिखा हुआ है वो क्योंकि हम लोग मानते हैं इस बुक को, अब जो कुछ भी इस बुक में लिखा होगा वो सही होगा, ऐसे कोई भी नहीं चलता लॉजिक के अंदर, ठीक है? तो ये आपने कहाँ से ये रूल निकाला है कि पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट? कहाँ से ये रूल लेके आए हैं? आई हैव नो आइडिया, लेकिन चलें। लॉजिक 101 के ताल्लुक से हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो एक जगह देखना चाहें तो देख सकें। अब आगे चलते हैं, जो तीसरा और चौथा जो उसूल है। जो तीसरा उसूल है वो है, rationally impossible is different than what is merely improbable. The impossible is opposed to reason while the improbable is opposed to habit. क्या मतलब है इसका? एक चीज अगर अकली एतबार से नामुमकिन है, तो ये उस चीज से मुख्तलिफ है कि जो आदतन मुश्किल है। यानी एक चीज आदत के खिलाफ होती है और एक चीज अकल के खिलाफ होती है। दोनों के अंदर फर्क करना जरूरी है। जो चीज अकल के खिलाफ है वो अलग है, और जो चीज आदत के खिलाफ है वो अलग है। वो अलग कैसे है? द इम्पॉसिबल इज अपोज टू रीजन। जो चीज इम्पॉसिबल है, जिसको नामुमकिन कहते हैं, वो रीजन यानी जो कॉमन सेंसिकल रीजन है वो उसके खिलाफ होती है, और जिसको जो इम्प्रॉबेबल है वो दरअसल हमारी आदत के खिलाफ होती है। अच्छा, मजे की बात, अभी तक रूल्स ऑफ लॉजिक के अंदर 1 2 3 4 आ गया, लॉजिक का जो स्ट्रक्चर है उसका कोई जिक्र ही नहीं है। क्या वजह है कि सबसे पहला भी वो है रूल ऑफ लॉजिक जिसके अंदर आपको एविडेंस की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मान जाओ। नंबर 2 भी रूल्स ऑफ लॉजिक में क्या है कि पॉसिबल अगर है एग्जिस्टेंस और किसी किताब में उसके बारे में लिखा है तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, किताब को मान लो। तीसरा रूल भी वो दिखा रहे हैं कि कोई चीज अगर आपकी यू नो रैशनैलिटी के खिलाफ जाती है, ये देखो ना। तीसरा रूल भी वही वाला रूल रखा है जो लोगों को, जो उनके मोमिनों को प्राइम कर रहे हैं कि रैशनैलिटी के खिलाफ कोई चीज चले जाए तो कोई बात नहीं, उसको भी मानना ठीक है। ये तीसरा रूल भी आपका वही है जो अपने बंदों को उसी के गुब्बारे में रख रहे हैं कि भाई देखो रैशनली इम्पॉसिबल नहीं है कोई चीज, तो वो मेयरली इम्प्रॉबेबल है। इसका क्या मतलब है कि भाई चले हम मुफ्ती से ही सुनते हैं कि इसका क्या मतलब है। है। और जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर हमारी आदत के खिलाफ हो तो वो मौजूद ना हो सके। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। एक आदमी ये कहे कि 1 और 2 ये दोनों इक्वल होते हैं, ये चीज रीजन के बिल्कुल खिलाफ है, रैशनली इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको आदमी कोई कितना ही सच्चा क्यों ना हो, वो ये कहे कि नहीं 1 और 2 यानी डिजिट 1 और डिजिट 2 दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों बिल्कुल 1 हैं। अगर कोई आदमी आकर आपको ये खबर दे या ये कहे कि 1 2 का हाफ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रैशनली इम्पॉसिबल कोई बात कर रहा है। अब मजे की बात देखें, इनका ये जानबूझ के कर रहे हैं या मुझे पता नहीं, इनको पता नहीं है कि ये एक एक्सियोमेटिक इंफॉर्मेशन को लेके, एक्सियोमेटिक ऐसी जो होती है जो बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन वो होती है, जैसे कि उसके डेफिनेशन के अंदर ही उसका आंसर है कि वो चीज उसके अलावा किसी और तरीके से नहीं हो सकती। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई स्क्वायर के 4 कॉनिक साइड्स होते हैं, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं।
अब ये रैशनैलिटी के खिलाफ है कि कोई आपको बोले कि स्क्वायर के 5 कोने होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही यही है, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो चीज जिसके 4 साइड्स हो, उसकी डेफिनेशन ये है। तो अगर कोई आपको बोले कि ये चीज स्क्वायर है और ये इसके 5 कोने हैं साइड पे, तो वो आपकी वो रैशनैलिटी के खिलाफ है, वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही किसी चीज के 5 साइड्स हो जाएंगे तो वो स्क्वायर नहीं रहेगा, राइट? बाय डेफिनेशन वो स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको स्क्वायर रहने के लिए उसकी डेफिनेशन ये है कि इसके 4 साइड होते हैं। तो ये रैशनैलिटी के खिलाफ है, ये लॉजिक के खिलाफ है कि भाई कोई ऐसी चीज इम्प्रॉबल है, ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि वो स्क्वायर भी हो साथ में उसके 4 साइड्स ना हो। अगर सिंपल एग्जांपल लो, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई बंदा शादीशुदा है लेकिन बैचलर भी है, अब ये इम्पॉसिबल है। व्हाई इम्पॉसिबल? इसलिए नहीं है कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है, इसलिए है कि उसकी डेफिनेशन ही यही है कि शादीशुदा होने का मतलब है कि वो बैचलर नहीं हो सकता, क्योंकि बैचलर की डेफिनेशन वो है कि ये शादीशुदा नहीं है। तो इट गोज अगेंस्ट द डेफिनेशन, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। अब मुफ्ती साहब इस तरह के एग्जाम्पल को लेके इम्प्रॉबेबल वो हैबिट की बात के साथ जोड़ेंगे, ये बिल्कुल अनफेयर है। इसको लॉजिक का मेक सेंस ही नहीं करता। एक साइड से आप एक्सियोमेटिक की चीजों को पकड़ें और उसको कंपेयर करें ऐसी चीजों के साथ जो दुनियावी चीजें हैं, जो मेक सेंस करती हैं कि हाँ अगर आपने देखी नहीं तो जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मैं कभी युगांडा नहीं गया, ठीक है, एक मुल्क है युगांडा, हमें पता है युगांडा एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास विटनेसेस है, हमारे पास वीडियो है, बाय ऑल जितना भी हमारे पास एविडेंस है एग्जिस्ट करता है वो, हमें पता है कि उस एविडेंस के बेस पे वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्योंकि मैं गया नहीं हूँ युगांडा कभी अपनी तरफ से जहाज में व्हाटएवर, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, इट्स मोर प्रोबेबल बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंस कि हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने और मुल्क देखे हुए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे मुल्क एग्जिस्ट करते हैं, वो भी उधर हैं अफ्रीका में, तो इट मेक्स सेंस कि भाई ये भी एग्जिस्ट करता होगा। ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये एक्सियोमेटिक सिचुएशन के खिलाफ नहीं जाती कि भाई स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, उसके अलावा वो 4 साइड हो ही नहीं सकते, राइट? इन चीजों को आप इन चीजों से मैच नहीं कर सकते, जो प्रोबेबल नो व्हाइट सॉन फैलेसी जिसे कहते हैं, कि भाई हम लोगों ने जितनी भी सॉन्स देखी हैं अभी तक व्हाइट होती हैं। तो इसका क्या मतलब है? मैं ये कह सकता हूँ भाई सारी सॉन्स व्हाइट होती हैं, यस इट मेक सेंस, सारी होगी और अगली भी सॉन व्हाइट होगी। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई म्यूटेशन की वजह से या कोई और स्पीशीज की वजह से ब्लैक सॉन भी होती होगी। लेकिन अगर मैंने देखी नहीं है तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता ब्लैक सॉन होती नहीं है, राइट? क्योंकि जो सॉन की डेफिनेशन में ये नहीं आती कि वो व्हाइट होनी चाहिए। उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो व्हाइट है, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं है कि सॉन व्हाइट होती है। तो इसलिए आप उसको ओपन रखते हो कि हाँ भाई ऐसी भी सॉन होगी, हो सकता है जिसकी कलर व्हाइट ना हो, ब्लैक हो। लेकिन ये एक्सोमेटिक डेफिनेशंस नहीं है सॉन की। लेकिन स्क्वायर के 4 साइड है, वो उसकी डेफिनेशनली उसकी डेफिनेशन है कि हाँ 4 साइड ही होंगे, उसके अलावा हो ही नहीं सकते, इसलिए उसको माना जाता है स्क्वायर का नाम स्क्वायर 4 साइड। अब आप उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो कि और उसकी तकजीब की जानी जरूरी है, अब उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज इम्प्रॉबेबल है, तो इम्प्रॉबेबल का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज मौजूद नहीं हो सकती। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। वो मिसाल वही है ट्रेन वाली। एक आदमी के लिए, या मसलन आज मिसाल बदल लें, आप अगर आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पीछे चले जाएं, कोई बहुत नोट किया जब भी मिसालें देते हैं हमेशा पीछे जाते हैं मिसालों के लिए। 1000 साल पहले किसी को सेलफोन दिखा दो, 200 साल पहले किसी को ट्रेन दिखा दो। यार लॉजिक सिखाने के लिए आपको पुराने जमाने में क्यों जाना पड़ रहा है? अब क्यों आपके जो ऑडियंस है कि सिर्फ उस तरह सोच सकते हैं पुराने जमाने के लिहाज से? आप आजकल का एग्जांपल दो कि भाई आजकल के अंदर क्या होता है, क्या क्या मेक लॉजिक है कि भाई हाँ इस तरह। हजारों साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और आप उनसे ये कहें कि एक ऐसा डिवाइस इजाद हुआ है कि आप दूर से बैठे बैठे बात कर सकते हैं, और उस जमाने के लोगों ने ऐसे इस तरह के किसी भी डिवाइस को कभी न देखा हो, न कभी सुना हो, और आमतौर से
जो उनकी आदत है वो ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो इस तरीके से कि वो बंदा हमारे सामने मौजूद होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अगर वो थोड़ा दूर है तो हम चीख कर बात करेंगे, करीब है तो नॉर्मल अंदाज से बात करेंगे, बात इसी तरीके से होगी। और अगर दूर वाले बंदे को कोई बात हमें पहुंचानी है तो हम लिखकर उस तक बात पहुंचाएंगे, किसी कासिद को देंगे, वो कासिद जाएगा, हमारा लेटर डिलीवर करेगा और इस तरीके से बात वहां तक पहुंचेगी। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। ये लोगों की एक आदत डेवलप थी हजारों साल से। लेकिन अगर आप जाकर उन लोगों को ये बताएं कि मैं एक ऐसे दौर से आ रहा हूं कि जहां आप अगर अमेरिका में हो और दूसरा बंदा न्यूजीलैंड में हो तो दोनों एक सेकंड के अंदर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो बात कर सकते हैं। अब इस वक्त देख लीजिए, मैं अमेरिका में हूं, आप दुनिया में कहां कहां हैं, सब मुझे लाइव देख रहे हैं। तो आप इस दौर का बंदा उस दौर में अगर कोई जाए तो उन लोगों के नजदीक ये चीज चूंकि उनकी आदत के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। आज ये मजे की इस दौर का बंदा उस दौर में जाए। आपका एक एग्जांपल ऐसा क्यों होता है जो टाइम ट्रेवल के साथ रिलेटेड होता है? इस दौर का बंदा फोन लेके उस दौर में चले जाए। इज दैट रियलिटी? आपके एग्जांपल में कोई रियलिटी के साथ कोई मैच हो रही है? ये चीज कोई भी इसमें नहीं है। इस जमाने का बंदा कोई, और अगर आप ये भी कहो कि भाई उस जमाने में 200 साल पहले अगर कोई कहे कि इस तरह अब उस वक्त 200 साल के वक्त जिस वक्त फोन इजाद नहीं हुआ था, जिस वक्त कोई इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं थी, उस वक्त अगर आप किसी को बोलो कि भाई मेरे पास कोई एक ऐसी चीज है जिससे मैं कम्युनिकेट करता हूँ बंदे के साथ जो दूसरे कॉन्टिनेंट में रह रहा है या हजारों मील दूर है, उससे मैं लाइव बात कर रहा हूँ, तो इट मेक्स perfect sense for that person to say no, I don't believe you, right? क्योंकि there is no evidence for it। आपके पास कोई किस्म की एविडेंस नहीं है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। इसमें प्रोबेबल इम्प्रोबेबल की बात नहीं है, इसमें सिंपल है कि भाई एविडेंस ही नहीं है आपके पास कोई इस तरह की चीज की। तो आपको अगर कोई बोले कि भाई मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ जो हजारों मील दूर है, आप बोलोगे नो इट इज, और वो बंदा बिल्कुल प्योरली रैशनल है कि यस इट, ही डजंट हैव टू बिलीव इट बिकॉज देयर इज नो एविडेंस प्रोवाइडेड। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल आप क्यों लेके जाते हो कि पुराने जमाने में अगर कोई सेल फोन ले जाए? कभी ऐसा एग्जाम्पल आपके पास हुआ है कि पुराने जमाने में 200 साल पहले कोई टाइम ट्रेवल करके अपना फोन उधर ले जाए? भाई इसीलिए वो लोग नहीं बिलीव करेंगे क्योंकि दैट थिंग डजंट एग्जिस्ट देन। आज वो चीज पॉसिबल हो गई। आज दुनिया ने उसको देखा कि वो चीज न सिर्फ ये कि इस्तेमाल यानी मुमकिन है, बल्कि इस्तेमाल में है। बिल्कुल, आजकल की दुनिया में क्योंकि ओवर पिछले 200 साल में प्रोसेस करके अब जाके उन्होंने वो बनाई है। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई सेल फोन है कि लोगों के पास जिसके जरिए हम लोग पूरी दुनिया में बात करते हैं, yes, now it's rational because there is so much evidence for it। इतना ज्यादा एविडेंस आपके पास है उस चीज के बारे में, आपके पास लिटरली एम्पेरिकल एविडेंस है, विजुअल एविडेंस है, हर किस्म का एविडेंस है, इसलिए इट मेक सेंस फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट प्रोपोजिशन नाउ। लेकिन 300 साल पहले अगर कोई बोले किसी को कि भाई एक ऐसा डिवाइस है जिससे मैं हजारों मील दूर बात करता हूं, देन इट इज नॉट रैशनल टू एक्सेप्ट दैट। तो आपकी अपनी दलील ही आपके खिलाफ जा रही है कि यस, उस जस्ट बिकॉज उस जमाने में उनका आदत ये थी जो आपने बोला है कि उन्होंने कभी सेल फोन नहीं देखा, तो देन इट इज प्योरली रैशनल टू से नो, नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट। और उस जमाने में भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इट इज ट्रू दैट पर्सन वाज कंप्लीटली रैशनल, जो नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई आप दूसरे मील दूर बंदे से बात कर सकते हो। अगर उसके पास एविडेंस होता, इस चीज के एग्जाम्पल होते दूसरी तरीके के, तो फिर उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपका तो एविडेंस, आपका तो एग्जाम्पल आप ही के खिलाफ जा रहा है कि भाई इम्प्रॉबेबल इम्पॉसिबल। इसमें हैबिट की बात ही नहीं है, इसमें फैक्ट्स और एविडेंस की बात होती है। आपके तीनों एग्जाम्पल में बस एविडेंस से भागो, एविडेंस से। पहले वाले में भी एविडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दूसरे वाले में अच्छा किसी किताब में लिख दिया तो मान लो कोई बात नहीं, और तीसरे में भी आपने वही वाला कर दिया चक्कर कि खैर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। हाँ नहीं है ना, बस सही है। वही वाला गेम जो आप हर एक के साथ खेलते हैं। अच्छा फर्स्ट मूवर क्रिएटर का पॉसिबल है? अगर कोई फिलोसॉफिकल बंदा कहता है हाँ वैसे वी कैन नॉट डिसमिस इट क्योंकि एनीथिंग इज पॉसिबल, तो या हाँ हाँ पॉसिबल है ना, हाँ बस इसका मतलब है हाँ पर मिल गया आपको, स्कोर मिल गया। ये किस तरह की लॉजिक आप सिखा रहे हो लोगों को? समझ नहीं मुझे आती है ये कौन सी लॉजिक 101 आप सिखा रहे हो? तो किसी चीज का आदत के खिलाफ होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज इम्पॉसिबल है। खुसूसन अगर उस आदत के खिलाफ चीज के बारे में कोई ऐसा शख्स आकर आपको खबर दे कि जिसकी सच्चाई
100% हो, जिसने जिंदगी में कभी ना झूठ बोला हो, जिसके ऊपर आपको मुकम्मल एतमाद हो, तो अब उस खिलाफ आदत चीज पर यकीन करने के अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है। क्यों नहीं होता ये अगर कोई एक सब बंदा है जो झूठ नहीं बोलता, लेट्स आपके भी एग्जांपल ले लो, झूठ नहीं, आपके पास कोई साबित नहीं हुई कोई बात कि उसने अभी तक झूठ बोला है, जबकि दैट इज कंप्लीट, ये है बिल्कुल ही अपनी मनगढ़ंत बात है कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। आपके अपने लॉजिक के मुताबिक कि अगर उन्होंने कभी झूठ नहीं, ये देखो ये वाली बात हो गई ना रश, आपका ये वाला रूल आपके ही लॉजिक के साथ कड़क खड़ अपोज होता है। आप कह रहे हो कि उससे उस बंदे का हमें पता नहीं है उसने कभी झूठ बोला, ओके, पहला आपका रूल उसी के खिलाफ चला गया। नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है कि उसने कभी झूठ बोला, इसका ये तो नहीं मतलब कि उसने झूठ नहीं बोला। आपका पहला रूल ऑफ लॉजिक ही उस चीज के खिलाफ चला गया। अपना ही रूल अपने ऊपर लगाओ तो देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो आपके पास उनके झूठ बोलने का कोई एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब अगर ना एविडेंस हो तो फिर भी हो सकता है, राइट, इज नॉट अ एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो इसका मतलब कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, ये तो सच्ची बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एविडेंस नहीं है तो होगा नहीं, हो सकता है उन्होंने झूठ बोला हो, आपके पास एविडेंस नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मान लेना चाहिए अगर आपके रूल के को फॉलो किया जाए, लॉजिक 101, ठीक है ना। तो दूसरा देख लो, पॉसिबल एग्जिस्ट है, क्योंकि उनका जो दूसरे टेक्सचुअल एविडेंस है उसमें उनके बारे में लिखा है कि वो लायर है। ज्यादा दूर नहीं जाओ, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके बाद ईसा के बाद कोई प्रॉफिट आएगा तो वो लायर होगा, ठीक है। उनका अगर टेक्सचुअल एविडेंस अगर उनका मान लिया जाए कि वो ऑथेंटिक है, ऑफ कोर्स आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा कि भाई उनका तो टेक्सचुअल एविडेंस खराब है और ये है वो है, लेकिन उनके लिहाज से ऑथेंटिक है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि भाई फॉल्स प्रॉफिट है हजरत मोहम्मद, हिस्ट्री के कई डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई ये फॉल्स प्रॉफिट आया। आप लेकिन उनकी उनकी नजर में वो टेक्सचुअल एविडेंस है, तो फिर मान लेना चाहिए, ठीक है, कि वो लायर है, क्योंकि दूसरों की बुक्स में उनका आपकी अपनी बुक्स में उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके बंदे को अपोज करते हैं या हिस्ट्री के अंदर, उनमें तो ये नहीं लिखा कि ही वाज नॉट अ लायर और उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ये तो एक सुपर क्लेम है कि एक ऐसा बंदा है जिसने कभी जिंदगी में कभी कोई झूठ ही बोला ही नहीं। ऐसा क्लेम है जो आप अपने अकीदे की वजह से मानते हो कि वो मासूम थे, वरना रियलिटी अगर हकीकत में देखा जाए तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला होता ही नहीं है। और अगर आप अपने प्रॉफिट को भी ले लो तो उन्होंने कहा है कि जंग का मतलब ही डिसेप्शन है। लेट्स से जंग के दौरान उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दुश्मन को भेजी उनको कंफ्यूज करने के लिए। अगर मैं बोलूं ये तो झूठ है, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन कैसे अपने दुश्मन को भेज दी, इसके बारे में तफसीरों में और लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने बोला जंग के अंदर जंग का नाम ही है धोखा। और ये हो सकता है उनका एक्चुअल स्टेटमेंट ना हो, लेकिन है स्टोरीज ऐसी मिलती है जिसके अंदर उन्होंने जंग के दौरान सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन भेजी दुश्मनों को डिसीव किया कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, कि वो ऐसा समझे हम इस तरफ जा रहे हैं बल्कि हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक किस्म की ये झूठ ही हो गया। आपके मुताबिक तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये तो एक झूठ हो गया उनकी उनकी तरह। तो ये वाली बात बोलना कि भाई एक बंदा जिसने पहले कभी झूठ ही नहीं बोला, कैसे आपको पता है? कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना आपके फर्स्ट रूल के मुताबिक। अब आप ये इसको देखें, मजहब से मौजूद नहीं हो सकती, उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। बहुत हजारों साल पीछे जाने की जरूरत है ना हो, और आम तौर से तो हम लिखकर उस तक बात पहुंचाएंगे, किसी कासिद को मुझे यानी मुमकिन है बल्कि इस्तेमाल में है। तो किसी चीज का आदत के खिलाफ होना आपको खबर दे कि जिसकी सच्चाई 100% हो, जिसने जिंदगी में कभी ना झूठ बोला हो, जिसके ऊपर आपको जिसकी सच्चाई 100% है, ओनली टू मुस्लिम्स, ओनली टू योर ओन सर्कल उसकी सच्चाई 100% है। मुसलमानों के अलावा कोई उसको 100% सच्चा नहीं मानता, बल्कि बहुत से लोग तो उसे झूठा मानते हैं। मुकम्मल एतमाद हो, तो आप उस मुकम्मल एतमाद आपको है, मुसलमानों को, बाकियों को तो नहीं है। तो इसलिए आप इसको प्रोबेबल इम्प्रोबेबल के साथ उस तरह नहीं मैच कर सकते। ये तो सब्जेक्टिव है कंप्लीटली, अपने टेक्सचुअल एविडेंस, आपका अपना पर्सनल टेक्सचुअल एविडेंस उस खिलाफ आदत चीज पर यकीन करने के अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है। है। चारा कार आप बिलीव कर सकते हो कि भाई हाँ, एक सब्जेक्टिव चीज है, जिस चीज इन चीजों को मैंने, आपके पास एक और चारा भी है, आप इसको हिस्ट्री के साथ परख सकते हो कि नहीं हिस्ट्री में तो ऐसा होता नहीं है, तो आप ना बिलीव करो उस चीज को। आपके पास चारों कार है, और अगर आप ज्यादा जाओ तो आपके फर्स्ट एविडेंस से ले लो। रूल नंबर 1, हे, चारा कार है, नो एविडेंस डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, सो दैट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही लाइड, सो
नॉट अ प्रॉब्लम। और इट इज अगेंस्ट द हैबिट। चलो आपकी थर्ड लॉ को भी इसके साथ लगा लेते हैं, क्योंकि ये आपकी आदत के खिलाफ है। क्योंकि आपको आपको एक ये आदत पड़ी हुई है हजूर से कि भाई ये लाई नहीं करते थे, तो इसका ये थोड़ी मतलब कि उन्होंने, अगर आदत है आपको एक चीज एक्सेप्ट करने की कि हजूर की बातें, तो ये इम्प्रॉबेबल इम्पॉसिबल है। हो सकता है इम्प्रॉबेबल हो, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। तो आपके थर्ड रूल के मुताबिक ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो झूठ भी बोलते थे। आपका थर्ड रूल ही उसी के खिलाफ जा रहा है, आपकी अपनी बातों के खिलाफ, कि भाई इम्पॉसिबल तो नहीं है ना फर्स्ट रूल के बेस के ऊपर। तो अगर इम्पॉसिबल नहीं है, बस हैबिट के खिलाफ था, तो इस तरह तो फिर ठीक है, इट डज एग्जिस्ट कि वो झूठ भी बोल सकते थे। आपके अपने रूल्स ये लॉजिक के आप ही के खिलाफ काम होते हैं, अगर आप गौर से देखो तो। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर रूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से आप ये रूल्स ऑफ लॉजिक लेके आए हो। अब आप इसको मजहब से अगर जोड़ेंगे, इस्लाम से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुल सिरात के बारे में खबर दी। ये कहा ये लो। कि जब इंसान मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, उसके बाद कयामत बर्पा होगी, कयामत के बाद हिसाब किताब होगा, तो लोग जन्नत एक बोंगी के ऊपर दूसरी बोंगी के ऊपर तीसरी बोंगी, पुल सरात किसके ऊपर है? क़यामत है। क़यामत किस पे डिपेंड है? आपकी बुक के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर कि क़यामत आएगी और ऐसा होगा ऐसा होगा। और ये सारी चीजें आप क्यों बिलीव करते हो? क्योंकि आपको किसी बंदे ने बताया है। वो बंदे को आप क्यों बिलीव करते हो? क्योंकि उसकी आपकी किताब में लिखा है। और उस किताब को क्यों मानते हो? क्योंकि उस किताब को आप सच्चा मानते हो। लाइक एक बोंगी के ऊपर दूसरी बोंगी के ऊपर तीसरी करते करते आपने एंड पे लेके जाके अकीदे पे ले जाओगे, बस क्योंकि हमें तो बिलीव है। और आपको बिलीव क्यों? अब एविडेंस, ओ नहीं नहीं ये किताब बलागत शलागत मलागत में बहुत जबरदस्त है, ये कुरान ऐसा है वैसा है, उसके बेस पे आपने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये तो खुदा की तरफ से आया है। और फिर उधर से सारी कहानी आती है, ओ उस कुरान में हजूर का जिक्र है, हजूर तो सच्चे हैं, और फिर इसका ये है, और बाकी सारी हिस्ट्री उसके मुताबिक बनी हुई है। ये लॉजिक के अंदर कहाँ से ये सारी बातें आती हैं? जहन्नम की तरफ रवादवा होंगे। एक पुल होगा कि जिस पुल पर से कोई हवा की रफ्तार से गुजरेगा, कोई बिजली की रफ्तार से गुजरेगा, तो कोई घोड़े की रफ्तार से गुजरेगा, तो कोई क्रॉल करके जाएगा, और कोई ऐसा होगा कि वो उस पुल से नीचे गिरेगा कटकर और जहन्नम के गड्ढे में चला जाएगा। अब कोई आदमी ये कहेगा इस तरह का तो कोई भी पुल नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है कि इंसान रोशनी की रफ्तार से सफर करे? ये कैसे मुमकिन है कि इंसान हवा की रफ्तार से सफर करे? और ये कैसे मुमकिन है कि इंसान पुल पे से जाते जाते कट के नीचे गिर जाए? ये सारी चीजें आदत के खिलाफ है, चूंकि हमने इस तरह का कोई वाकई अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो ये इम्प्रॉबेबल तो है, लेकिन रैशनली इम्पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताओ, रैशनली इम्पॉसिबल नहीं है? किस तरह रैशनली इम्पॉसिबल नहीं है? एक इंसान लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे, क्या आपकी रैशनैलिटी इसको एग्री करती है? किसी भी तरीके से नहीं। आपकी क्या जितनी भी नॉलेज है वो इससे एग्री करती है? नहीं। आप बोलोगे नहीं हो सकता है कोई, इस वक्त तो नहीं है ना। तो इसका मतलब कि इस वक्त हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। चलो आपकी भी बात मैंने 1000 साल के बाद कोई हो जाए, जिस तरह व्हाटएवर चीज डेवलप हो जाए, इंसान को लाइट की स्पीड है, ओके ठीक है, 1000 साल के बाद आपकी बात मान लेंगे अगर आप बोलते हो कि इंसान लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इस वक्त तो लाइट की स्पीड से कोई नहीं ट्रेवल कर सकता, राइट? सो इस वक्त logically it makes sense to not accept your proposition, right? Make sense, right? क्योंकि आपका बिलीफ आपकी एविडेंस के बेस पे ही होना चाहिए। जितनी एविडेंस प्रोवाइड की जाती है उतना ही। इस वक्त तो कोई नहीं है ना हमारे पास एविडेंस के इंसान लाइट की स्पीड है। तो ये किस तरह रैशनल बात आप कर रहे हो कि पुल सरात पे इंसान लाइट की स्पीड से जाएगा? ये किस बेस पे आप कर रहे हो? क्योंकि एक कहानी लिखी हुई है, उसको आप मानते हो, और उस कहानी के बेस पे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो। लेकिन दिस इज नॉट लॉजिकल कि आप उस कहानी के बेस पे, क्योंकि आपने उस कहानी को मान लिया है अकीदे के बेस पे, आप उसको सच्चा, आपके अपने रूल्स ऑफ लॉजिक उस पर फिट नहीं हो रहे। तो मुझे नहीं समझ आता कि आप किस बेस पे ये करना चाह रहे हो बात। अब अगर इस पॉसिबल चीज को, इट इज नॉट पॉसिबल। यही आपका रूल के खिलाफ ही जा रही है। आपने बोला रैशनली इम्पॉसिबल। Of course, it's rationally impossible for humans to travel at the speed of light, क्योंकि rationality आपको बताती है कि लाइट की स्पीड से अगर मैटर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा एनर्जी के अंदर, इट वुड नॉट बी मैटर एनीमोर। और कोई भी चीज लाइट की स्पीड से उस तरह, जितनी भी रैशनैलिटी आपको बताती है कि कोई चीज नहीं ट्रेवल कर सकती लाइट की स्पीड पे मैटर उस तरह से, आप बोल रहे हो इट इज नॉट रैशनली इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट इज रैशनली इम्पॉसिबल, लेकिन आदत के खिलाफ है ये। कभी आपने कोई ऐसी आदत वाली, इसमें आदत वाली क्या बात है कि कभी आपने ऐसा ब्रिज नहीं देखा जिसके ऊपर लोग लाइट की स्पीड से जाते हैं? इस तरह की बोंगियां हैं जिसको आप रियलिटी के साथ मैच करते हो। मुझे नहीं समझ, इसीलिए मुझे नहीं समझ आता कि आप लोगों को रैशनैलिटी सिखा रहे हो, लॉजिक सिखा रहे हो, और एग्जाम्पल क्या दे रहे हो? कोई एक पुल होगा जिसके ऊपर से लोग
लाइट की स्पीड से जाएंगे और क्रॉल करते हुए जाएंगे जो कट के नीचे गिर। एग्जाम्पल क्या दे रहे हो और उसको मैच कर रहे हो एक्सियोमेटिक ट्रूथ के साथ कि 1+1 2 ही होगा, वो 2 के अलावा नहीं हो सकता। भाई आपकी स्टोरी सच हो सकती है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी, उसके खिलाफ जितनी पॉसिबिलिटीज है वो और लाखों हैं, राइट? तो आपकी और पॉसिबिलिटी भी है कि आपकी स्टोरी सिर्फ बोंगी है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती। मतलब कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर होंगे, 4 के अलावा हो ही नहीं सकते, तो वो बिल्कुल ही रैशनल के खिलाफ आती है वो वाली बात। लेकिन आपका जो पुल सरात है ये एक स्टोरी है, इसके खिलाफ बहुत सी एविडेंस है कि हाँ भाई इस तरह की स्टोरियां बहुत से दूसरे रिलीजन में भी पाई जाती है। ज़ोरास्ट्रियन में बिल्कुल इसका जिक्र है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो कहाँ से आइडियाज कॉपी होते हैं मजहब में ये वो। तो हमें इन चीजों के बहुत बेहतर आंसर दूसरी तरफ से मिल रहे हैं कि कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आई है। लेकिन उसको आप कह रहे हो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है ना यार, इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल जहां तक जितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। नहीं फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में जब होगा तो उस वक्त आप बोल सकते हो कि हाँ इस वक्त एक्सेप्ट करना रैशनल है। इस वक्त राइट नाउ तो कोई रैशनल नहीं है ना इस बात को एक्सेप्ट करना कि इंसान लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। जो कि इम्प्रॉबेबल है, एक ऐसा शख्स आकर खबर दे कि जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो और उसके झूठ को आज तक कोई साबित ना कर पाया हो, तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं रह जाता कि हम उसको यकीन करें और उसको माने कि हाँ ऐसी चीज बिल्कुल चूंकि मुमकिन है तो वाकई भी होगी। ये रूल नंबर 3 है। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 ये है कि इफ ए दैट्स इट। रूल नंबर 3 का सिर्फ यही एग्जांपल था, पुल सरात। ये किस किस्म का एग्जांपल आपने दिया? यही मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग सुन रहे होते हैं मुफ्ती साहब को, उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस नहीं आते कि आप क्या एग्जांपल दे रहे हो, इम्पॉसिबल पॉसिबल का एग्जांपल दे रहे हो कि भाई पुल सरात तो इम्पॉसिबल नहीं है ना। ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल है, और क्योंकि वो हमें किसी ट्रस्टवर्दी बंदे ने बताया है तो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट इट। किसने कह दिया हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है एक्सेप्ट टू उसको एक्सेप्ट करने की? ये वाली चीजें जो लोग सुन रहे होते हैं उनके दिमाग में सवाल नहीं आते। अकीदा एक साइड पे रखो थोड़ी देर के लिए, और अगर लॉजिक इस्तेमाल करिए, लॉजिक से देखो इन चीजों को कि भाई जो आपने रूल्स बनाए हैं अपने पुल सरात और क़यामत के बारे में, लॉजिक के साथ मैच करते हैं? नहीं। thing exists, it is not necessary that it must also be observable। ये थोड़ा सा कट रहा है, एक लेकिन सेकंड। मुमकिन है तो वाकई भी होगी। ये रूल नंबर 3 है। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 ये है कि इफ ए थिंग एग्जिस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट आल्सो बी ऑब्जर्वेबल। ये थोड़ा ओह सा कट माय रहा है। गॉड, इफ अ थिंग एग्जिस्ट इट इज नॉट नेसेसरी इट शुड बी ऑब्जर्व। आपको नजर नहीं आ रहा ये जितने भी रूल्स और लॉजिक इन्होंने दिखाए हैं सारों में फर्स्ट सेकंड थर्ड बार बार यही बात की जा रही है कि जो चीज का एविडेंस नहीं है मानना, उसमें इट्स इट ओके टू मानना। किसी चीज का पॉसिबल किसी किताब में उसके बारे में लिखा है तो उसे मान जाओ। तीसरी, यार रैशनली इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, नहीं तो फिर भी मान जाओ। चौथा भी वही, किसी चीज को देखा तो नहीं है ना, नहीं नहीं देखा ना तब भी मान जाओ। हर लिहाज से आप अपने ऑडियंस को क्या प्राइम कर रहे हो लॉजिक के अंदर कि जो चीज जिसका एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, वो नहीं है, लॉजिक पे रैशनल पे पूरी तरह नहीं उतरती और देखी नहीं है, फिर भी तुम्हें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ये सिखा रहे हो आप अपने लोगों को लॉजिक। इसीलिए तो मुझे सरप्राइज नहीं होती जब आपके लोग आते हैं और अजीब और गरीब बातें करते हैं स्ट्रीम पे, कि समझ ही नहीं आती कि इन्होंने कभी सोचा भी है जो ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ अ थिंग एग्जिस्ट, अगर कोई चीज वजूद रखती है, मौजूद है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेबल भी हो। बहुत सी चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं या ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं, इसके बावजूद भी हम उनके मौजूद होने का यकीन रखते हैं। उसकी मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं। एक मिसाल तो वो है कि जिसको मुल्हिद भी तस्लीम करता है, और ये दरअसल एक लिंग्विस्टिक मिसाल है। मसलन किसी बंदे का, टॉम का इंतकाल हो गया, ठीक है, अब टॉम साहब जो है वो मर गए हैं और उनके फ्यूनरल का और अभी क्रियाक्रम उनका होना है। तो आमतौर से ईसाइयों के अंदर ये होता है कि भाई बंदा मरता है एक दिन और 5-8 दिन के बाद फिर उसका फ्यूनरल होता है, तो उसकी लाश रखी रहती है। तो अब चर्च के अंदर सब लोग जमा हैं, टॉम की लाश रखी हुई है। लोग एक दूसरे से क्या बात करेंगे कि टॉम लेटे हुए हैं? टॉम तो नहीं लेटा हुआ, टॉम तो चला गया। वो कहते हैं भाई टॉम पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब जा चुका,
अब कोई कहेगा नहीं, ये तो ये लेटा हुआ है, इसकी लाश तो सामने हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेबल है। नहीं, टॉम मर गया, मर के मतलब चला गया। दुनिया की हर लैंग्वेज में यही इस्तेमाल है। लाश सामने रखी हुई है, लेकिन जिस शख्स का नाम टॉम है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये टॉम नहीं है, ये टॉम की लाश है। लेकिन इसके बावजूद जब टॉम जिंदा था, आप उस जिस्म को देख रहे थे। जिस्म तो अभी कहीं नहीं गया, हड्डी भी वही है, गोश्त भी वही है, बाल भी उस पर लगे हुए हैं, उसकी शक्लो सूरत भी वही है। बस यही तो है ना कि सांस नहीं आ रहा है, दिल पंप नहीं कर रहा, इतना ही तो हुआ। लेकिन दिल भी मौजूद है, दिमाग भी मौजूद है, गुर्दा भी मौजूद है, सारी चीजें हैं, बस काम नहीं कर रही हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कंप्यूटर हो, अब ये देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, एक सेकेंड, इनका एग्जाम्पल सुना है कि बंदा अगर कोई है टॉम या जो भी है मर गया है तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है, तो हम बोलते हैं टॉम मर गया है, लेकिन वो देखो टॉम पास्ट अवे हो गया है, उसकी बॉडी पड़ी, वो टॉम तो नहीं है, वो टॉम की बॉडी है। ये एग्जाम्पल है आपका। लाइक सीरियसली, इफ द थिंग एग्जिस्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। टॉम की, आप टॉम को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी डेड बॉडी को। ये एक लफ्जों का खेल कर रहे हो आप। भाई जारी बात है, हम लोगों को पता है हम लोग टॉम किसको कहते हैं। टॉम एक इंसान की जो शख्सियत है उसको टॉम कहते हैं, उस बंदे को टॉम कहते हैं। वो जब मर जाता है तो उसकी बॉडी को हम लोग उसी तरह रेफर करते हैं कि जैसे कि टॉम लेटा हुआ है, जबकि हमें पता है कि भाई टॉम टॉम लाइक उसकी वो बॉडी है। वो कॉमन सेंस की बात है जब हम लोग रिफर कर रहे होते हैं किसी बंदे को कि भाई जो मर गया है, ओ वो टॉम की बॉडी है, जॉन की बॉडी है, ये वो। आपको भी पता है कि इसका क्या मतलब, ये लफ्जी खेल है जो अभी आप कर रहे हो, आप उसको इसके साथ मैच कर रहे हो, ऑब्जर्वेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल। हाउ डज दैट मैच योर एग्जांपल, ऑब्जर्वेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल? टॉम क्या नॉन ऑब्जर्वेबल बन जाता है जब वो मर जाता है? नहीं, वो इंसान था, मर गया, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल इज दैट फॉर योर ऑब्जर्वेबल? का एग्जांपल तो ये होगा ना कि भाई मैंने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, मैं लेट्स से मलेशिया नहीं गया कभी, लेकिन आई हैवंट सीन इट विद माय ओन आईज, बट आई बिलीव इट्स देयर, क्योंकि सारा एविडेंस है, इट एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने देखा नहीं अपनी तरफ से। तो ये एग्जांपल हो सकता है। या आप बोल सकते हो कि ऑब्जर्व नहीं किया, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हवा भी ले लो, हवा को मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट मैं चेक कर सकता हूँ, उसको मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं, थिंग्स नॉट सीन। एक्सरे मैंने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी, लेकिन उसको डिटेक्ट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। बहुत सारी चीजें इस तरह के आप एग्जांपल दे सकते हो। डार्क एनर्जी क्या है, पूरी यूनिवर्स 80% डार्क एनर्जी उसमें फैली हुई है। व्हाट इज इट, हमें पता नहीं है, लेकिन इज इट देयर? हाँ इज देयर। उसका क्या नाम रख दिया हम लोगों ने, डार्क एनर्जी। डू वी नो व्हाट इट इज? नहीं। किसी ने देखी है डार्क एनर्जी? नहीं। लेकिन डज इट एग्जिस्ट? या बहुत सारे एग्जांपल आप इस तरह दे सकते हो। और आपका एग्जांपल क्या है, टॉम मर गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, किस तरह का एग्जांपल दे रहे हो आप? अगर आपने अपनी लॉजिक भी देनी है तो सीरियसली। और वो कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, तो आप ये नहीं कहते कभी ये कंप्यूटर नहीं रहा, अभी भी आप ये कहते हैं कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, बस ये फंक्शन। Yeah, sure. वो मुर्दा मरा होता है तो आप ये काम का दिल भी मौजूद है, दिमाग भी मौजूद है, गुर्दा भी मौजूद है, सारी चीजें हैं, बस काम नहीं कर रही हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कंप्यूटर हो और वो कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, ये भी किस तरह का एग्जांपल, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है। आपके पास कंप्यूटर है, अगर वो कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो वो कंप्यूटर नहीं रहेगा, क्या मतलब? हाउ ये आपका नंबर 4 वाले एग्जांपल के साथ किस तरह मैच करता है? कंप्यूटर कंप्यूटर ही रहेगा, सिर्फ ऑपरेट नहीं कर रहा है इस वक्त। ओके, हाउ डज दैट make sense with your example? If a thing exists, it is not necessary that it must be observable. एक बात क्या, रूल नंबर 4 क्या है और एग्जाम्पल क्या दी जा रही है? मुझे नहीं समझ आ रहा हो कि मुफ्ती साहब इतने सारे अच्छे एग्जाम्पल दे सकते थे, उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, डेड बॉडी। और कंप्यूटर अगर नहीं काम कर रहा तो वो कंप्यूटर थोड़ी रहता है। तो आप ये नहीं कहते कभी ये कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं, बस काम नहीं कर रही हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कंप्यूटर हो और वो कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, तो आप ये नहीं कहते कभी ये कंप्यूटर नहीं रहा, अभी भी आप ये कहते हैं कि ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, बस ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो आप ये जब जो मुर्दा मरा होता है तो आप ये नहीं कहते कि ये टॉम है, बस ये है कि दिल इसका हरकत नहीं कर रहा है, दिमाग इसका नहीं चल रहा है। नहीं, टॉम चला गया। इसका मतलब है कि जिसको आप टॉम कह रहे थे उसको आपने कभी देखा ही नहीं, देखा तो आपने उसके जिस्म को है। आप किसी भी इंसान को, जो इंसान है, चूंकि इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ होता है, आप कभी भी उस रूह को नहीं देख पाते। इंसान रूह और जिस्म का मजमूआ होता है, ये कौन कहता है?
आप कहते हो, बहुत थोड़े दूसरे मजहबी लोग कहते हैं, जो रैशनल लोग हैं वो तो नहीं कहते कि रूह का और जिस्म का मजमुआ है। कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का, रूह का। बस एक ख्याल है कि रूह है, और उसके पीछे भी हिस्ट्री है बहुत सारी। आप पढ़ सकते हो कि लोग रूह क्यों समझते थे, ब्रेथ ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, ये सारी उसके बारे में हिस्ट्री है। लेकिन ये तो कोई इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि भाई रूह और जिस्म का मजमुआ है। ये तो आपने अपनी तरफ से आप बिलीव करते हो रूह और वो भी आपकी अपनी रीजन, ये जो लॉजिक जो आपने 1 and 2 and 3 दी है उस लॉजिक के बेस पे आप कहते हो। लेकिन ये कोई फैक्ट तो नहीं है कि रूह है। हिंदुइज्म के अंदर भी रूह का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म के अंदर भी रूह का कॉन्सेप्ट है। हाँ, सारे एंशिएंट रिलीजन्स जो हैं उनमें इस तरह का है, क्योंकि वो स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के जमाने के लोगों की आइडियाज हैं, तो जाहिर बात है उस जमाने के लोगों के आइडियाज यही थे, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको वो इसी तरह सोचते थे वहमी, और उनके पास और कोई तरीका नहीं था सोचने का। तो ये उनके पास बेस्ट आंसर्स थे कि कोई चीज काम कर रही है, हिल रही है, तो जब इंसान जिंदा होता है तो वो सांस ले रहा होता है, जब वो मर जाता है तो उसकी सांसें बंद हो जाती है। कुछ ना कुछ तो सांस के जरिए से, इसका मतलब कोई चीज होगी इसके अंदर, जब वो मर जाता है तो निकल जाती होगी, इसलिए उसकी सांस बंद हो जाता है, जैसे सब ब्रेथ ऑफ लाइफ उसे कहते हैं। श्योर, उस जमाने की यही रैशनैलिटी थी, तो उसी के बेस पे उन्होंने अपने सारे आइडिया बनाए। अब तो हमें समझ आ गई ना, तो कि भाई ये चीजें जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज ऐसे नजर आ रही है उसका ये मतलब है। अब भी आप वही पुरानी जमानों की चीजों को पकड़ के उनको एविडेंस बना के बैठे हुए हो, रूह और सोल और इस चीजों को। लेकिन बताइए कि रूह को देखता कौन है? लेकिन सब उसके वजूद के कायल हैं, सिर्फ एक सब नहीं, सब नहीं। चीज उसके वजूद का कायल नहीं है। एक मिसाल तो ये है। दूसरी मिसाल ये है कि मसलन आपके सामने एक 1000 साल पुराना कोई किला मौजूद है, और आप उस किले में गए और आप उसका जो आर्किटेक्ट है उससे बड़े मुतासिर हुए। तो आपने उस किले को न बनते हुए देखा। ताजमहल में आप चले जाएं, पिरामिड्स इजिप्ट के हैं, आप उसमें चले जाएं, आपने अपनी आंखों से उस किले को, ताजमहल को या उन पिरामिड्स को बनते हुए नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी अकल से ये इस्तेदलाल करते हैं कि इन पिरामिड्स के बनाने वाले कोई ना कोई हैं, इनका आर्किटेक्ट कोई ना कोई है। ताजमहल का आर्किटेक्ट कोई ना कोई था कि जिसने बड़े कमाल फनकारी से इस शाहकार को बनाया है। तो ये जो आपने अपनी अकल से इस्तेदलाल किया कि कोई ना कोई था, ये किस बुनियाद पर किया? आपने उस शख्स की तखलीक को देखकर उस तखलीक के खालिक के मौजूद होने पर इस्तेदलाल किया। अगरचे वो खालिक अब मौजूद नहीं है, मर चुका है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन आप उसके मौजूद होने पर यकीन करते हैं। तो देयर इज अ, यही वाली बात है, ये एग्जांपल वही वाला है कि नेचुरल और नॉन नेचुरल चीजों का, मैन मेड चीजों को नेचुरल चीजों से कंपेयर कर। आपको पिरामिड जो है, आपको जो ताजमहल है, क्यों आपको पता है कि किसी ने बनाया होगा? क्योंकि आपके पास ताजमहल और उस तरह के हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, और आपके सामने लोग चीजें इंसान बना रहे हैं, तो उससे आप इस्तेदलाल करते हो, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि ये वाली चीजें इंसानों ने बनाई है और ये डिजाइंड चीजें हैं, इंसानी तख्लीक है, और ताजमहल भी वही चीज लगती है, तो इसलिए आप उससे इस्तेदलाल करते हो कि हाँ, किसी किसी ने बनाई होगी, कोई लोगों ने, और आपको हिस्ट्री से उसकी तारीख मिलती है और बहुत सारी एविडेंस मिलता है, उसके बेस पे आप कहते हो। और आपके पास कॉजल चेंज भी है कि भाई इस दुनिया में जितनी भी इंसानी बनाई हुई चीजें हैं, उनका एक सर्टेन शेप और वो होता है। तो घर जो है, जो ताजमहल है या पिरामिड्स है, आपको देख के समझ आती है, वो एम्पेरिकल चीजें हैं। आप उसको किस चीज से कंपेयर कर रहे हो? रूह, या ऐसी चीज जो जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। आपके एग्जाम्पल्स अजीब, मुझे मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हो आप, नॉन ऑब्जर्वेबल के। इस वही खुदा वही वाला डिजाइन का आर्ग्यूमेंट, वही जो गॉड के क्रिएशन का आर्ग्यूमेंट के, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन, क्योंकि सारी चीजें डिजाइन लगती है तो इसके पीछे डिजाइनर होना चाहिए। और फिर आपका आर्ग्यूमेंट फिर आपके ऊपर भी लग जाएगा, अगर सारी चीजें डिजाइन की वजह से हैं, तो फिर जो डिजाइनर है उसको किसने डिजाइन किया? उसके भी जवाब नहीं, नहीं उसको किसी ने नहीं डिजाइन किया, वहां रुक जाओगे। फिर इस तरह तो फिर यूनिवर्स को भी किसी ने डिजाइन नहीं किया, वो भी पहले से ही था। आर्ग्यूमेंट ये भी ले सकते हैं। खुदा की जो पूरी कायनात है, कि जिसके एक छोटे से जर्रे के ऊपर पिरामिड्स बने हुए हैं, छोटे से जर्रे के ऊपर ताजमहल बना हुआ है। अगर ताजमहल खुद से नहीं बना, पिरामिड्स खुद से नहीं बने, और उनका कोई ना कोई खालिक मौजूद है, तो इस पूरी कायनात का कि जो इतनी अजीम शान है कि एक सिरे से आप दूसरे सिरे पर नहीं जा सकते, ये इतनी अजीम शान है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, साइंस में एडवांस हो रही है, वैसे वैसे उसके ऊपर मैं यूजुअली फैलेसी को कम यूज करने की कोशिश करता हूँ, बट दिस इज अ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, कि व्हाट इज ट्रू फॉर द सेट
for the members is not necessarily true for the whole. ये कहलाती है fallacy of composition जो इन्होंने कर दिया कि भाई क्योंकि पिरामिड डिजाइन हुए हुए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ताजमहल डिजाइन हुआ हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि जो सारी दुनिया है वो भी डिजाइन हुई होगी, इसका मतलब है सारे सितारे भी डिजाइन हुए। इट्स अ fallacy of composition. What is true for one set of the like for a member of the set is not necessarily true for the whole set. ये आप खुद ही चेक कर सकते हो इसके बारे में। मैंने लिंक डाल दिया, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, इसके ऊपर कोई तबसरा करना है, तो ऑलमोस्ट फिनिश की तरफ आ रहे हैं हम लोग। इसकी जो गिरहें हैं और जो इसके राज हैं वो खुल रहे हैं। आखिर इतनी अजीम शान कायनात का बनाने वाला भी तो होगा ना। अब आप ये मुतालबा करें कि नहीं वो बनाने वाला मुझे नजर आना चाहिए तभी मैं मानूंगा, तो फिर भी ताजमहल का बनाने वाला भी नजर आना चाहिए। नहीं नजर आ यार, किस तरह की बिल्कुल नॉन सेक्युलर बातें करते हैं कभी कभी मुफ्ती साहब। क्योंकि दुनिया का बनाने वाला नहीं नजर आता तो इसका मतलब ताजमहल को भी आप नहीं एक्सेप्ट नहीं करता जब तक उसका बनाने वाला नजर नहीं आना चाहिए। इस तरह की आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। डज इट इवन मेक सेंस? कॉजल चेंज के बेस में आपको पता है कि जितने बिल्डिंगें बनी हुई है वो इंसानों ने बनाई बिल्डिंगें, ठीक है, नेचुरल नहीं है, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिकॉज व्हाई, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि बिल्डिंग इंसान बनाते हैं। आपके पास कोई एविडेंस है कि ये जो दुनिया है ये वो किसी गॉड ने बनाई है? नहीं, आपका सिर्फ एक आइडिया है कि भाई कोई ना कोई तो होगा ना, बट इट इज नॉट डिजाइंड। आपको नेचुरल और डिजाइन चीजों में फर्क पता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं भी जाओगे, अगर आप दरख्त देखोगे, आपको पता है ये एक नेचुरल चीज है, राइट? लेकिन आप दरख्त के साथ में अगर एक टेबल देखोगे और चेयर देखोगे, आपको पता है कि ये टेबल और चेयर नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि टेबल और चेयर आप जानते हो कि इंसान बनाते हैं। यू हैव हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, तो इसलिए आपको पता है कि ये इंसानों ने बनाया होगा। चाहे कि आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान इधर है भी नहीं या किस बंदे ने बनाया है, लेकिन आपको पता है कि ये वाली चीजें इंसान बनाते हैं, इसलिए आपको पता है टेबल चेयर जो इंसानों ने बनाया होगा। और आपको पता है दरख्त एक नेचुरल चीज है जो दुनिया में पाई जाती है, उसको बनाने वाले की कोई जरूरत नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ नेचर। तो ये वाली चीजें तो आपको पता है, तो आप उसके साथ किस तरह मैच कर रहे हो अपने एग्जाम्पल को? एनीवे, खत्म करते हैं, क्लोज। ये तभी मानिए कि ताजमहल को किसी इंसान ने बनाया है या किसी आर्किटेक्ट ने बनाया है। फिर पिरामिड, अगर आपकी लॉजिक देखा जाए, नो एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, अगर वो आपका रूल इसके ऊपर लगाया जाए तो इसका मतलब हमारे पास एविडेंस तो नहीं है ना कि 100% श्योर कि भाई इंसानों ने ही बनाया। हो सकता है किसी एलियन ने बनाया हो, हमें तो नहीं। पिरामिड का एग्जांपल ले लो, चलो हमारे पास एविडेंस है पिरामिड्स हैं, आपको पता है कि इंसानों ने बनाया है? नहीं, हो सकता है किसी एलियंस ने आके बनाया हो, 100%। तो फिर किसी एलियन ने बनाया, इंसानों ने नहीं बनाया हुआ। फिर लेकिन बात वही वहां एक्सटेंड हो जाएगी, एलियंस को किसने बनाया? फिर जिसने एलियंस को बनाया उसको किसने बनाया? इन्फिनिट रिग्रेस पे चले जाएगी बात। आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो मॉन्क, शाओलिन मॉन्क, यू वांट टू से समथिंग? हेलो। हेलो, हाँ, वो जो एक सेकंड पॉइंट, हाँ आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। वो जो सेकंड पॉइंट के बारे में मैं सोच रहा क्लैरिफिकेशन चाहता कि जो ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस, इसका मतलब क्या है? मतलब ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस के कोई ऐसी एविडेंस जो टेक्स्ट में लिखी हुई है, जैसे बुक है या किताब में, जो ऑथेंटिक है, जिसको आप ऑथेंटिक मानते हो, अगर उसमें लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दिया है कि चांद जो है स्प्लिट हो गया। अब ये बहुत सारे मुसलमान मानते हैं कि भाई चांद के दो टुकड़े हो गए थे हजूर के टाइम पे। अब आप बोलो कि भाई यार ये तो लॉजिक के लिहाज से मेक सेंस नहीं करती, रूल फिजिक्स के लिहाज से मेक सेंस नहीं करती बात, तो हम लोग क्यों माने कि भाई चांद के दो टुकड़े हो गए थे? ये तो मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है कुरान में कि शक्कुल कमर कमर चांद स्प्लिट हो गया था। और फिर हमारी हदीसों को, जिनको उन हदीसों को भी ये ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हजूर ने इशारा किया उनकी तरफ और वो तो टुकड़े हो गए। क्योंकि ये दोनों एविडेंस हमें अपनी बुक्स में मिलते हैं और हम अपनी बुक्स को ट्रस्ट करते हैं, इसलिए ये एविडेंस इनफ है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए लॉजिकली कि चांद के दो टुकड़े हुए थे। तो ये ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस उसको कहते हैं कि भाई ऑथेंटिक है इनके लिहाज, कुरान इज ऑथेंटिक, हदीस इज ऑथेंटिक। टेक्सचुअल एविडेंस है कि टेक्स्ट में उसका एविडेंस लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज जो है अच्छा, जिसका कुरान और उसमें हदीस में मेंशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज लॉजिक। अच्छा।
वैसे अगर मेरा मतलब समझ रहा था कि ऑथेंटिक का मीनिंग कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन ना हो और पूरा प्रिजर्व हो, मतलब उस टाइम से लेकर हाँ, अभी तक। इनके लिहाज से तो बिल्कुल कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और बिल्कुल हाँ। प्रिजर्व्ड है। अगर मुफ्ती से पूछो तो अच्छा। जाहिर बात है, हाँ। कुरान इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एंड 100% प्रिजर्व्ड। हाँ। अगर ऐसा एक सेम एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो कि कोई इंडिया में, मतलब आप सुभाष नेताजी को तो जानते होंगे, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस, उनको आप, हेलो। हाँ हाँ, बात करें। हाँ, तो उनका डेथ कैसे हुआ ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला, सुभाष चंद्र बोस का। तो मान लो कि उस टाइम पे कोई आदमी लिख लेता किताब कि उनको किसी एलियन ने ऊपर से आके मार दिया, और वो बुक में कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है और प्रिजर्व भी है, तो मुफ्ती साहब के लॉजिक के हिसाब से तो उसको सच मानना चाहिए फिर, वो नहीं, जो फिर वो कहानी अगर कहेंगे वो वैसे लिखेगा। ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उनके लिहाज से ऑथेंटिक ऑथेंटिक कैसे का, नहीं? हाँ, क्योंकि उनके लिहाज से ऑथेंटिक का और भी क्राइटेरिया है कि भाई वो सिर्फ बुक ऑथेंटिक होने के लिए उसका वो भी चाहिए कि भाई वो आपके रैशनैलिटी से मैच करे, आपके उस बाकी उसकी सबूत होना चाहिए, बहुत सारी उनके अपने क्राइटेरिया हैं। लेकिन उस बुक को वो लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उनका अपना क्राइटेरिया है कि हम लोग किसी बुक को प्रिजर्व, वो बुक वो है डिवाइन है, हमें कैसे पता है वो बुक सही है, हमें कैसे पता है वो इंफॉर्मेशन सही है। तो आपकी बुक्स के लिए या किसी और की बुक के लिए ये स्टैंडर्ड डिफरेंट है, ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ उनकी अपनी बुक ऑथेंटिक है। तब तो भाई ये तो फिर कुछ अलग ही हो गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लॉज ऑफ लॉजिक, रूल्स ऑफ लॉजिक सिखा रहे हैं, और उसका एविडेंस नंबर 2 ये है ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस, और ये मैंने कहीं नहीं। तो फिर चलें ऐसा इनको। बात है तो मतलब, हाँ हाँ, बोले। हाँ, लास्ट लास्ट, तो अगर ऐसा उनका माने तो वो ऑथेंटिक किसको बोला था, उस पर भी उनको थोड़ा क्लैरिफिकेशन और देना चाहिए था कि किस किस बेस पे वो ऑथेंटिक मानेंगे, वो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं दिया। वो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं तो दिया, ये भी एक। लेकिन वो हम सबको हाँ। पता है किस टेक्सचुअल एविडेंस की बात कर रहे हैं। वो अपने इस लॉजिक हम्म। के लिहाज से वो किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उनकी हदीस और हाँ। कुरान हाँ। की, बेसिकली उनको टेक्सचुअल एविडेंस जहां तक उनके लिहाज से है वो है कुरान और हदीस, बाकी सारी चीजें इज नॉट नेसेसरली ऑथेंटिक एंड नॉट नेसेसरली एविडेंस उनकी नजर में से, लेकिन सिर्फ हाँ। कुरान और हदीस उनके लिए टेक्सचुअल एविडेंस है। अच्छा, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। चले ठीक है, आप म्यूट कर लो अपने आप को। अब बस क्लोजिंग के ऊपर आ रहे हैं, और क्लोजिंग के ऊपर मैं लास्ट के बनाने वाले भी सामने आपके आने चाहिए, तभी आप ये मुतालबा करें। जब वहां ये मुतालबा नहीं तो यहाँ ये मुतालबा क्यों? ये दो उसूल इसलिए क्योंकि पिरामिड्स और गॉड सेम कैटेगरी नहीं है, ये आपने कैटेगरी मिस्टेक कर दी। पिरामिड सुपर चीजें नहीं है, एम्पेरिकल चीजें हैं, रियल मैटर की बनी हुई चीजें हैं, उसकी और उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो हमारे पास एविडेंस है। आप उसको गॉड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि गॉड कैटेगरी डिफरेंट है, सुपर कैटेगरी है, समथिंग दैट एग्जिस्ट इन आउट ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो आप एक उस कैटेगरी से बंदे को, चीज एंटिटी को एक पिरामिड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो एक एम्पेरिकल चीज है। आप खुद मिस्टेक्स इस तरह करते हो लॉजिक के अंदर, और फिर कहते हो क्योंकि हम लोग पिरामिड को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम लोग गॉड को क्यों नहीं कर सकते। डजंट मेक सेंस। गॉड एंड pyramids आर टोटली डिफरेंट कैटेगरीज। आपके सामने जी, इसमें दिया हूं। मुफ्ती साहब, जी, अ, मैं इसमें एक मिनट अगर आप अपनी बात जो को कवर कर लूं कि ये 4 हाँ उसूल हैं, और मैं इंशाल्लाह इनमें इजाफा करता रहूंगा, और इस तरीके से जो है ये बात हमारी आगे बढ़ती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लॉजिक 101 के तहत 2 उसूल जिक्र किए थे। नहीं, अभी बात आगे चलेगी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन। जी भाई, टेक्नोलॉजी इस्लाम जी साहब। मुफ्ती साहब, इसमें जो तीसरा पॉइंट है, जहां तक मेरा थोड़ा सा याद कर रहा हूँ, तो इसको हम उसके साथ भी अगर गलत ना हो मैं कर सकते हैं कि वो ब्लैक स्वान थ्योरी जो बड़ी ओ, पॉपुलर है अब देखा ना, फिलोसॉफिकल। ब्लैक स्वॉन फालिसी जिसका मैंने जिक्र किया था। अब पता नहीं किसने, ये कौन है, आतिफ हैं, ये पता नहीं क्या, एक्नॉलेज इस्लाम, जिन्होंने वही सेम चीज ब्लैक स्वॉन फालिसी के बारे में बात की है। वर्ल्ड में कि पहले क्या होता था, यूरोपियंस ये सोचते थे कि जितने भी स्वान्स हैं वो वाइट हैं, क्योंकि जितने भी जी, वो आपको दिखेंगे वो वाइट ही दिखते थे। तो जी। उसमें कि फिर बाद में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जब एक वॉयज गई तो उन्हें वहां पहली बार ब्लैक स्वान देखा। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव Thinking about going solar for your home? Discover how much it would cost and how much you would save each month. आर्ग्यूमेंट। एक्चुअली सोलर बहुत अच्छी चीज है, मैंने घर पे लगाए हुए हैं, मेरा इलेक्ट्रिक का बिल इतना कम हो गया उसकी वजह से। promises may be true, but that does not infer कि आपका जो conclusion होगा वो सही होगा कि all swans are white, therefore the next swan I'll see will also be white. So it's not true. मतलब इसका
इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं। जी। जी, 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 जी। हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब देखो थोड़ी-सी इसने बात लॉजिक की है। ये मैं कह रहा हूँ, इसने थोड़ी-सी बात लॉजिक की है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स। चलो, आपने लॉजिक 101 सिखाना है लोगों को, थोड़ा-सा ये तो समझा दो कि भई इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने लॉजिक में सिखानी होती हैं। आप क्या सिखा रहे हो? एविडेंस के बगैर चीज़ों को मान लो, किसी किताब में कुछ लिखा है तो मान लो, रैशनैलिटी के खिलाफ भी बात जा रही है तब भी मान लो, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? और अगर थिंग तुमने देखी नहीं है तब भी मान लो। ये आप लॉजिक सिखा रहे हो और लॉजिक कुछ और है। अच्छा, अभी तक जो है आप में से बड़ी तादाद ने चलें ये इधर खत्म करते हैं और इसके ऊपर मैं और रिव्यू नहीं करूंगा। आई मीन आगे भी इन्होंने अगर स्टेप्स दिए, लेकिन आपके साथ मैं एक चीज शेयर करता हूँ जो आपको समझ आए कि भाई मैंने वेरी सिंपल सी चीज की। मैंने गूगल पे डाला कि भाई रूल्स और लॉजिक के बारे में सर्च मारी मैंने, ठीक है। तो लेट्स से पहली चीज मुझे क्या नजर आई, कोई कोर्सेज हैं लॉजिक के ऊपर। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ भाई, लॉजिक 101 मैंने डाला, लॉजिक 101 के बारे में। ये देखो, स्टैनफोर्ड इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, वेरी बेसिक। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है एक, बट बिल्कुल नोन। उन्होंने लॉजिक की क्लासेस रखी हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 47 आवर्स टू कंप्लीट योर, ठीक है, स्किल लेवल ये वो। लेट्स सी कि उन्होंने जो लॉजिक के जो मॉड्यूल्स बनाए हैं उनके टॉपिक्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन, प्रोपोजिशनल लॉजिक, रिलेशनल लॉजिक, फंक्शनल लॉजिक, कंक्लूजन। ओके, ये चीजें हैं, इनको लॉजिक के अंदर कहा जाएगा। लेट्स से आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। ये ले, फिर मैंने नेक्स्ट कोई सर्च किया लॉजिक 101 का, मुझे बताओ कोई फ्री कोर्स। ये ले, ये है लॉजिक का कोर्स फ्री, लॉजिक 101 एमओसी। लेट्स सी टॉपिक कौन कौन से हैं इसके अंदर लॉजिक के। लेट्स सी, इंट्रोडक्शन, finding simple sentence, representing simple sentence, negating, arrow, compound sentence, and conjunctions, truth tables, why, veracity truths, material implementation, double negation, hard replacement rule problem. ये रूल्स ऑफ लॉजिक के अंदर वन और लॉजिक 101 में ये चैप्टर्स के ये टाइटल आते हैं। कहाँ है ये सारी इंफॉर्मेशन आपके रूल्स ऑफ लॉजिक के अंदर? मुफ्ती साहब, आपके रूल्स, लेट्स सी आपके रूल्स क्या हैं। लेट्स सी, आपके रूल्स देखो, आपके रूल्स क्या है? नो एविडेंस, फिर भी मान लो। पॉसिबल एग्जिस्टेंस, ऑथेंटिक, किसी ऑथेंटिक बुक में लिखी है वो भी मान लो। रैशनली इम्पॉसिबल चीज इम्प्रॉबेबल तो नहीं होती तब भी मान लो। इफ थिंग एग्जिस्ट इट्स नॉट नेसेसरी, अगर देखी नहीं है लेकिन तब भी मान लो। आपके लॉजिक 101 में सारी चीजें इसकी तरफ क्यों पुश कर रही हैं कि जो चीजें नहीं नजर आती, जिनका प्रूफ नहीं है, उनको मान लो, उनको भी मान लो, उनको मानने में कोई हर्ज नहीं है। ये है आपका लॉजिक के स्टेप्स। ये कहाँ से आपने ये लॉजिक्स के सारे रूल्स लिए हैं? मैं आपको हर स्टैनफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के सारे मैं तो कोर्सेज दिखा दूं लॉजिक के ऊपर आपको जनरल। आप ज्यादा दूर ना जाओ, आपने लेट्स से ये लेट्स से यूट्यूब पे कर लो। चलो यूट्यूब पे भी लोगों ने डाला होगा, लेट्स से सर्च मारते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। ये लो, ये यूट्यूब के ऊपर मैंने डाला लॉजिक 101, लॉजिक 101 इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या है चैप्टर्स के टाइटल? लेट्स से लॉजिक, समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, सेंटिनियल लॉजिक, लॉजिक गेम्स, व्हाट शुड वी केयर, सोप बॉक्स का एग्जांपल, ग्राइंडिंग, ग्रेडिंग। ये सारे लॉजिक के रूल्स हैं, ठीक है। आप इधर से देख सकते हो लॉजिक 101 इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज है। ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं? ये वाली चीजें नहीं आपने सिखानी अपनी ऑडियंस को। आप क्या सिखा रहे हो सीरियसली अपने ऑडियंस को? फिर से मैं दिखाऊं आपके रूल्स ऑफ लॉजिक। इज दैट द रूल्स ऑफ लॉजिक? चले, कोई, इस पे इधर ही खत्म करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी चार स्टेप्स दिए हैं और चारों के चारों जो रूल्स हैं वो बेसिकली अपनी ऑडियंस को प्राइम कर रहे हैं कि बगैर सबूत के मान लो बातें, एविडेंस के बगैर चीजें मान लो, अगर पॉसिबल है तो तब भी मान लो,
और अगर देखा नहीं है तब भी मान लो। ये आपके लॉजिक 101 अभी तक आपने सिखाया है। और अब मुझे तो कहीं नहीं किसी भी जगह पे नजर आया ये रूल्स कहाँ से आपने लिए हैं कि लॉजिक 101 में ये रूल्स सबसे पहले सिखाए जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं अब सेशन बंद कर रहा हूँ। और फिर आई थिंक इसको मैं कट करके एक रिएक्शन वीडियो के टाइटल से मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। फौजी हमारे साथ सीईओ मिसिंग रुस्तम शाह, हाँ वो इस पे भी अच्छे पॉइंट डाल सकते हैं। आज मैंने ऑड टाइम पे ऐसे मैंने रिएक्शन वीडियो डालनी थी, लेकिन मैंने बोला चलो लाइव करके उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता एडिटिंग करूं ये वो। जो लाइव मेरे दिमाग में बात आ रही होती है वो मैं चाहता हूँ कि उसी वक्त मैं बोल दूं, और बाद में एडिटिंग करके नहीं नहीं ये गलत बोला था ये निकाल दो। आई डोंट वांट टू डू इट। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ और मैं गलती करता हूँ। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो रॉ जाती है कि जो मेरे जहन में आ रहा है उस वक्त। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इसको मैं अपलोड बाद में कर दूंगा, बट ये वाला मुझे बड़ी मायूसी हो रही है कि यार मैं समझ रहा था जबरदस्त लॉज ऑफ लॉजिक सिखाएंगे मुफ्ती साहब, लेकिन बड़ा मायूस किया उन्होंने अपनी लॉजिक की ट्रेनिंग में। और पता नहीं मेरी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे पहले कि भाई बड़ी फजूल सी रिबटल था। ये वाला भी वो यही कहेंगे ओ कुछ नहीं बोला और ये वो, लेकिन कम से कम आप मेरी वीडियो देखने के बाद ये तो कर सकते हो ना कि जरा थोड़ा सा रिसर्च कर ले कि बाकी दुनिया लॉजिक किस तरह सिखाती है अपने स्टूडेंट्स को, है, और आप किस तरह लॉजिक सिखा रहे हो। जरा थोड़ा सा फर्क कर लो। अगर स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी लॉजिक इस तरह सिखाती हैं और आप अपने बंदों को अजीब तरीके से लॉजिक सिखा रहे हो, तो लगता है कि आपके लॉजिक सिखाने के पीछे बहुत कोई और रीजन है कि अपने बंदों को प्राइम करना, कि उनको तसल्ली देना। नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट स्टूपिड टू बिलीव ऑल दीज थिंग्स। मैं तुम्हें रूल्स दे देता हूँ, इसके बेस पे तुम अपने आप को तसल्ली दे दो कि यू आर नॉट स्टूपिड, इट्स ओके। ये रैशनैलिटी के खिलाफ जा रही है तब भी बात लो मान लो। क्या किसी 1400 साल पुरानी बुक में लिखा हुआ है तब भी बात मान लो। देखी नहीं है ना कभी कोई चीज, नहीं, लेकिन फिर भी बात मान लो। आपके रूल्स और लॉजिक उनको ये सिखा रहे हैं कि ये कर लो, बनिस्बत इसके कि उनको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचो कि वाकई इन चीजों के बारे में क्वेश्चन करो कि ये कैसे हो सकता है। मेक सेंस नहीं करती बात लॉजिक के साथ, और आपके लॉजिक आप ही के ऊपर अटैक करते हैं। अगर आप तरीके से देखो तो आपने जो रूल्स बनाए हैं आप ही के पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाते हैं वो सारे रूल्स। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। मैं फिर रैंट पे चले जाऊंगा, फिर शुरू हो जाएगी बात। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। अगर कोई कमेंट है तो उसमें उसमें देन आई विल रिस्पॉन्ड। टेक केयर, बाय।